वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन बियरिंग्स। तो बियरिंग्स हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स सच एज रोलर बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, जो कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाते हैं क्योंकि उनमें या तो पॉइंट कांटेक्ट होता है या लाइन कांटेक्ट होता है सरफेसेस का। दूसरी कैटेगरी जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन बियरिंग्स। इसमें सरफेस कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हानियां भी बढ़ जाती हैं और बियरिंग हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रिक्शन बियरिंग्स में हम इन बियरिंग्स को तभी यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा लोड ट्रांसमिट करने वाली शाफ्ट को अलाइन कराना हो, यानी कि सब्जेक्टेड लोड्स जो हैं बियरिंग पे वो उनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है। तब हम जर्नल बियरिंग्स को या फिर फुट स्टेप या पिवट बियरिंग्स को यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जर्नल बियरिंग्स। ये दो तरह के होते हैं, हाइड्रोडायनामिक बियरिंग्स एंड हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग्स। अभी आगे चलते हैं तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। द फर्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इसमें एक आउटर जर्नल होता है जिसके अंदर एक बुश लगा होता है जिसे व्हाइट मेटल से बनाया जाता है, व्हाइट मेटल लाइनिंग जिसका नाम लिखा हुआ है। और ये पूरा इस जर्नल के अंदर पेडेस्टल ये मशीन के बेस पर फिक्स रहता है और ये डिसेंबल हो जाता है। ये टू पीस होता है। जब ये हट जाएगा अपर पोर्शन पेडेस्टल बेस का, अपर पोर्शन हटेगा तो अंदर से वाइट मेटल लाइनिंग जिसे बुश कहते हैं वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं शाफ्ट के ऊपर। तो इस बुश और शाफ्ट के डायमीटर के बीच थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। क्लियरेंस मतलब अंतर। सपोज करो शाफ्ट का डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तो यहाँ बुश का जो इनर बोर या इनर डायमीटर रखा जाएगा वो इससे स्लाइटली हायर रखा जाएगा, 10 नहीं रखा जाएगा। वो हो सकता है यहाँ पर 10.1 मिलीमीटर हो या फिर 10.2 मिलीमीटर हो। तो उसके बीच एक क्लियरेंस आ जाता है। लेट्स सी उस क्लियरेंस में कैसे हम लुब्रिकेशन करते हैं और कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पर उसी क्रॉस सेक्शन को समझाया गया है जहां पर ये आउटर असेंबली दिखाती है स्लीव बियरिंग या बुश को, जो कि ग्रे कलर में है। अंदर व्हाइट कलर का जो पोर्शन है पूरा सर्कुलर ये दिखाता है शैफ्ट को। और बीच वाला रेड पोर्शन जो है ये पूरा क्लियरेंस जोन है जिसमें कि लुब्रिकेंट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस, कोई भी लुब्रिकेंट यहाँ पर अप्लाइड है। ये फर्स्ट स्टेज तब है जब शाफ्ट ने रोटेशन स्टार्ट नहीं किया है और शाफ्ट रेस्ट कर रही है बुश के अंदर या स्लीव के अंदर। तो जब रेस्ट करेगी तो एक कांटेक्ट पॉइंट जनरेट होगा और क्लियरेंस दूसरी साइड जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये रेस्ट कर रही है और इधर ऊपर की तरफ पूरा क्लियरेंस अवेलेबल है, तो जो पूरा ऑयल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब सेकंड डायग्राम में देखेंगे कि जब जैसे ही शाफ्ट का रोटेशन स्टार्ट करते हैं हम, तो रोटेशन स्टार्ट करने पर जो रेस्ट पॉइंट है वो शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा। जैसे इसने इधर घूमना शुरू किया क्लॉकवाइज, तो जो शिफ्ट पॉइंट है, जो रेस्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, जिसको कहते हैं क्लियरेंस शिफ्ट। जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर आप एरिया जो देख रहे हैं वो बदल जाएगा। पहले से पहले कुछ और था और अब कुछ और हो जाएगा। तो इसका एरिया का जो सीजी है वो शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा तो जो लेयर है ऑयल की वो इन दोनों के बीच पहले माइक्रो लेयर बनाएगी और फिर ये मैक्रो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स दोनों के बीच में मोर लेस एक यूनिफॉर्म थिकनेस की लेयर आ जाएगी ऑयल की। और इस तरह से जब तक ये मोशन कंटिन्यू रहेगा ये थिकनेस मेंटेन रहेगी। और जैसे ही मोशन रुकता है, रोटेशन रुकता है शाफ्ट का, हम वापस उसी स्टेज 1 पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हाइड्रोडायनामिक बियरिंग वर्क करता है। इस बियरिंग में स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है क्योंकि यहाँ पर सरफेस कांटेक्ट जनरेट हो रहा है। जैसे ही आपने मोशन स्टार्ट किया तो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ जो क्लियरेंस है इस साइड पर जहाँ कांटेक्ट किया है तो वहाँ सरफेस कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ वियर एंड टीयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। इसमें भी यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये शैफ्ट है और बाहर बियरिंग या बुश है जिसके बीच में क्लियरेंस बनाया हुआ है।
लेकिन होता ये है कि इस क्लियरेंस में हम पहले तो हम ग्रेविटी से ऑयल फीड कर रहे थे ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अब इस हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग के केस में हम यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को बहुत ही हाई प्रेशर पर सप्लाई करते हैं। एक पंप में उसको कंप्रेस किया जाता है ल्यूब ऑयल को, फिर उसको सप्लाई किया जाता है क्लियरेंस में, जिससे कि वो शैफ्ट और बुश के बीच या बियरिंग के बीच एक यूनिफॉर्म लेयर बनाए रखता है, चाहे शैफ्ट चल रही हो, रोटेशन पे हो, या फिर वो स्टैटिक कंडीशन में हो, यानी कि वो रोटेशन नहीं कर रही है तब भी। तो एक यूनिफॉर्म लेयर हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी इन बिटवीन द बियरिंग सरफेस एंड द शैफ्ट सरफेस। तो ये जो ल्यूब ऑयल की जो थिकनेस है वो आप प्रेशर को कंट्रोल करके मेंटेन कर सकते हो, और ये हमेशा मेंटेन रहती है। तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा कि पहले हाइड्रोडायनामिक बियरिंग के केस में था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो इनिशियल फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्योंकि सरफेस कांटेक्ट नहीं हो रही है, इट मींस शैफ्ट और बियरिंग के बीच कभी कांटेक्ट होता ही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि ल्यूब ऑयल बीच में रहता है। तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा एसेसरीज यूज करनी पड़ रही हैं, जैसे कि पंप है और उसको रेगुलेट करने के लिए रेस्ट्रिक्टर है ताकि रिवर्स फ्लो ना हो जाए ऑयल का, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये बियरिंग महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ से हाई प्रेशर ऑयल आया, उसने यहाँ क्लियरेंस में आना शुरू किया, और फिर जैसे ही ये रोटेशन मेंटेन करेगा तो यहाँ पर ऑयल जब भर जाता है इस तरह से, तो ये बेयरिंग ऊपर उठ जाता है इस तरह। और अब आप एक यूनिफॉर्म लेयर का थिकनेस देखेंगे। तो अगर हम इस वीडियो की इनिशियल कंडीशन देखें जो कि अभी है, ये दोबारा स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी कंडीशन है, तो ये हाइड्रोडायनामिक है। अब जैसे जैसे ल्यूब ऑयल इसमें हाई प्रेशर पे आया तो ये शैफ्ट और बियरिंग के बीच में क्लियरेंस पैदा करेगा। अब ये हाइड्रोडायनामिक है क्योंकि हाई प्रेशर ऑयल यहाँ पर आ चुका है और वो यहाँ पर मेंटेन कर रहा है क्लियरेंस को। तो इस तरह से हाइड्रोडायनामिक या हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग काम करते हैं। नेक्स्ट है फुट स्टेप और पिवट बेयरिंग। ये हम तब यूज करते हैं जब शाफ्ट वर्टिकल हो। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी हो शाफ्ट, और उसका निचला सिरा जो है वो हमें कहीं पर रेस्ट कराना है, तो उसके लिए हम फुट स्टेप या पिवट बेयरिंग यूज करते हैं। इसमें एक आउटर बॉडी होती है जिसके अंदर बुश लगा रहता है। इस बुश के नीचे हम डिस्क लगाते हैं, फ्रिक्शनल डिस्क जैसे बोलते हैं। ये डिस्क पिन से इस बॉडी में अटैच रहती हैं ताकि ये शाफ्ट के साथ रोटेशन ना करने लगे। और यहाँ बुश और शाफ्ट के बीच में इसमें भी क्लियरेंस होता है जिसमें हम ऑयलिंग करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग, यानी कि जब हम किसी भी बेयरिंग को सेलेक्ट करते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज लोड कैरिंग कैपेसिटी। इसकी अगर बात करें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि जब कोई भी बेयरिंग वर्क करता है तो उस पर जो जिस भी तरह के फोर्सेज आते हैं, चाहे रेडियल हो चाहे एक्सियल हो, उन्हें हम रखते हैं एज एक्चुअल फोर्सेज, जो कि एक्चुअली वर्क कर रहे हैं बेयरिंग जब एक्चुअल में यूज हो रहा है। तो वो जो एक्चुअल फोर्सेज हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज, वो रेडियल भी हो सकते हैं, वो थ्रस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्टैटिक लोड भी हो सकता है या डायनेमिक लोड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेज एक्चुअल फोर्सेज वर्क करते हैं। इन एक्चुअल फोर्सेज को हम रिजॉल्व करके एक इमेजिनरी फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसे कहते हैं काल्पनिक बल। तो ये जो काल्पनिक बल होता है या इमेजिनरी फोर्स होता है, इससे हम फिर कन्वर्ट करते हैं एक इक्विवेलेंट लोड में, एक इक्विवेलेंट लोड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जितनी भी बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं वो कैटलॉग्स देती हैं जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी हर बियरिंग की लिखी होती है, यानी कि वो काल्पनिक भार लिखा होता है जो जिसके लिए उस बियरिंग को डिजाइन किया गया है। तो ये होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें इक्विवेलेंट लोड बियरिंग का हमें मालूम होता है। उसके अकॉर्डिंग हम बियरिंग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बियरिंग इस इक्विवेलेंट लोड के लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा।
नेक्स्ट इज रेडियल एंड एक्सियल लोड्स ऑफ बेयरिंग, यानी कि टाइप ऑफ लोड अब हमें देखना है कि टाइप ऑफ लोड कौन सा है तो किस तरह का बेयरिंग यूज किया जाएगा। अगर टाइप ऑफ लोड प्योर रेडियल है तो रेडियल बेयरिंग यूज करेंगे, प्योर एक्सियल है तब हम थ्रस्ट बेयरिंग यूज करेंगे, और अगर कॉम्बिनेशन है तो आप टेपर्ड बेयरिंग यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल रोलर यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस से यहाँ जो मशीनें जिनमें बियरिंग लगाए जाते हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। वन इज कंटिन्यूस वर्किंग मशीन्स, अनदर वन इज इंटरमिटेंट वर्किंग मशीन्स। कंटिन्यूस वर्किंग मतलब कि जो लगातार मशीनें काम करती हैं, इंटरमिटेंट मतलब कि जो रुक रुक कर स्टेप्स में या एक एक करके प्रोसेस करती हैं किसी काम को, उन्हें इंटरमिटेंट वर्किंग मशीन्स कहते हैं। तो जो कंटिन्यूस वर्किंग मशीन्स हैं इनके एग्जाम्पल हैं जैसे पंप हो गया, वो कंटिन्यूस वर्किंग मशीन है, या फिर कोई अनदर राउंड द क्लॉक काम करने वाली मशीन है। जैसे अगर हम बात करें एक वॉच की, तो वॉच जो है वो कंटिन्यूस वर्किंग मशीन की कैटेगरी में आती है। ये लगातार जब तक इसमें इसको इनपुट मिलता रहता है ये नॉन स्टॉप काम करती रहती है। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट वर्किंग मशीन्स हैं उनमें आती है लिफ्ट है, क्रेन है, या फिर कोई एक जैसे स्विंग मशीन है। तो ये सब जाती हैं कैटेगरी में इंटरमिटेंट वर्किंग मशीन्स में। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हमें बियरिंग सेलेक्ट करते वक्त ये देखना होता है कि जब कंटिन्यूस वर्किंग मशीन के लिए हम बेयरिंग ढूंढ रहे हैं तो हमें एक ऐसा बेयरिंग देखना होगा जो लॉन्गर लाइफ स्पैन तक वर्क कर सके या ज़्यादा टाइम तक काम कर सके बिना रुके। इंटरमिटेंट वर्किंग मशीन्स के लिए ऐसा बेयरिंग सेलेक्ट करना होता है जिसका लाइफ स्पैन कम हो, क्योंकि इसे रुक रुक कर काम करना है तो इसमें वियर एंड टियर भी कम होगी, जबकि कंटिन्यूस वर्किंग मशीन्स में बियरिंग की वियर एंड टियर बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि वो लगातार वर्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आरपीएम ऑफ शाफ्ट। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ शाफ्ट। ये शाफ्ट की गति होती है जिसके करस्पॉन्डिंग भी हमें बियरिंग को सेलेक्ट करना होता है। तो गति लो, मीडियम या हाई, इट मीन्स ये इसकी तीन कैटेगरी हैं, लो आरपीएम शाफ्ट, मीडियम आरपीएम शाफ्ट या फिर हाई आरपीएम शाफ्ट। तो हमें जब बेयरिंग सेलेक्ट करना होता है तो उसके सब्जेक्टेड आरपीएम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बेयरिंग को आप कैटलॉग में देखेंगे कि ये अगर रेडियल बेयरिंग है तो हम इसे कितने आरपीएम तक यूज कर सकते हैं, वो कैटलॉग में मेंशन होता है। तो इनकी तीन कैटेगरी होती हैं, हाई आरपीएम बेयरिंग्स, लो आरपीएम बेयरिंग्स एंड मीडियम आरपीएम बेयरिंग्स और मॉडरेट आरपीएम बेयरिंग्स। देन नेक्स्ट इज लाइफ टाइम ऑफ बेयरिंग, यानी कि उसका जीवन काल कितना होगा बेयरिंग का अगर हम उसे यूज करें। तो ये जनरली आर्स में होता है कि एक आपने बेयरिंग सेलेक्ट किया, उस बेयरिंग को किसी एक कांस्टेंट लोड पर आपने कांस्टेंट लोड पर उसको लोड किया और उसको एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाना शुरू किया, रेवोल्यूशंस उसके मेंटेन करें। अब हम ये नोट करते हैं कि एक कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट लोड पर कितने आवर्स के लिए सही काम करता है। सही काम करने से मतलब है कि उसमें एक सिग्निफिकेंट वियर एंड टियर ना हो। बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर जब तक नहीं आती है तब तक हम ये मानते हैं कि ये ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर प्रोड्यूस होगी तो उसमें अलाइनमेंट डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, उसमें फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम वो उसका जीवन काल सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि वो बिना बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हुए कितने घंटे तक एक कांस्टेंट लोड और कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करता है। तो इस तरह से कैटलॉग में, बियरिंग के कैटलॉग में आपको हर बियरिंग के वर्किंग आवर्स या लाइफ स्पैन आवर्स मिलेंगे। थैंक यू।